नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट मेरे साथ। अनकट में आज बहुत ही खास मेहमान है मेरे साथ। उनका तारुफ कुछ किस तरह से करवाया जाए, इसका जिक्र मैं ये शो में शुरू होने से पहले उस इंसान से खुद कर रही थी कि भाजपा के दिग्गज नेता कहूं, क्योंकि वो पूर्व में रहे, अब मौजूदा कांग्रेस के दिग्गज नेता, या फिर हरियाणा राजनीति के बड़े दिग्गज नेता। आप समझ ही गए होंगे, बात कर रही हूं चौधरी बीरेंद्र की। आपका स्वागत है चौधरी साहब। हरियाणा राजनीति के बड़े नेता, पूर्व में आपकी मुस्कुराहट ने इतना अच्छा पेस सेट कर दिया ना इस इंटरव्यू का। अब मैं ना कुछ कह के, आप खुद ही कह दीजिए। ठीक है, अब 50 साल से ज़्यादा समय आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहो और बहुत कुछ, क्योंकि चीज़ें तो बदलती रहती हैं, इसलिए एक पूरा युग बीत जाता है और उसमें बहुत सी चीज़ों का, जिसको आप ये कहें कि एक्सपीरियंस या कहें ज्ञान वृद्धि ऐसी है। और मैं समझता हूँ कि आपसे जो भी बात मैं करूँगा वो कहीं ना कहीं सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, उससे भी ऊपर उठ के बहुत सी बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने एक लंबा समय राजनीति में गुजारा है। जैसा कि आपने कहा, आप इतने साल कांग्रेस में रहे, 10 साल आप भाजपा में रहे, दोबारा से कांग्रेस में वापसी। राजनीति कितनी बदली है चौधरी साहब, आपकी नज़र में कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, राजनीतिक बदलाव तो इस देश में गति से हुआ है और तेज गति से हुआ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो प्रजातंत्र है हमारा, इंग्लैंड में तो 550 साल में जितना मैच्योर हुआ है, हमारा 75 साल में मैच्योरिटी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यानी परिपक्व, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, प्रजातंत्र बोल सकते हैं, उसमें हम बहुत आगे गए हैं। और इसीलिए स्वाभाविक है कि राजनीति कई करवट लिए। एक समय था, मैंने खुद देखा, उस समय मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मैंने देखा कि कांग्रेस से बड़ी और कांग्रेस से अलग कोई पार्टी नहीं थी। जिक्र होता था वोट मांगने का, तो लोग ये कहते थे कि किस पार्टी को वोट दोगे? कहते हैं कांग्रेस को देंगे, कि दूसरी को नहीं? तो लोग पूछते दूसरी कौन सी? तो इसलिए आज ये है कि रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां अपना स्थान रखती हैं और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। और बीजेपी ये कहती है कि हम अब राष्ट्रीय स्तर की पैन इंडिया हमारा चरित्र या कैरेक्टर बन गया है। तो ये सारी बातें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आगे क्या होएगा वो जब आप पूछेंगी तब मैं बताऊंगा। लेकिन आपने कांग्रेस में इतने साल गुजारे, कांग्रेस को आप बाय हार्ट एंड सोल जानते हैं, भाजपा में आप 10 साल रहे, क्या बदलाव 10 साल का ये जो सफ़र आपका राजनीतिक सफ़र रहा, इसको कैसे देखते हैं? और फिर वापसी कांग्रेस में, अब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस से भाजपा में आना ये तो एक इत्तेफाक है, मैं उसकी व्याख्या ज़्यादा शब्दों में नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरी सोच का ये हिस्सा था कि जब मैं अपनी 42 साल पुरानी पार्टी से अलग हो रहा था तो मेरे मन में विचारधारा पे एक प्रश्न चिन्ह था कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ चल सकूँगा। और मुझे अपना आंकलन करने में ये लगा कि कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, शायद मैं ठीक ठाक एडजस्ट हो जाऊं। लेकिन सरप्राइजिंगली बड़े, ये बात मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा अंतर है कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता की विचारधारा में। और यही एक कारण था कि मेरे को कांग्रेस में वापस आना था, और इसलिए था कि मैं उस विचारधारा में रह नहीं सकता था। अब आप ये भी सवाल करेंगे, मैं करने वाली हूँ कि 10 साल लग गए आपको ये रियलाइज होते होते कि उस विचारधारा 10 साल का जो, क्योंकि एक दूसरा पहलू भी है इसका कि मेरा राजनीतिक जीवन कभी मुझे ये गवाही नहीं देता था कि मैं लोगों की नज़रों में ये हो कि ये पार्टी बदल गए।
तो इसलिए मेरे को रुकना पड़ा। वो सिर्फ ये वजह थी चौधरी साहब, माफ़ी चाहूँगी, या फिर ये था कि एक अच्छा पद मिला हुआ था, तब आप केंद्र में मंत्री थे, बड़ा मंत्रालय था, चीज़ें थीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट होने लगीं तब आपको लगा कि नहीं? शुरू दिन से अगर आप सोचें, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मुझे भाजपा जिसका मैं मुश्तैक भी था, जिसका मैं समझता था, उन्होंने मुझे दिया, सम्मान दिया, कैबिनेट बर्थ दी, मिनिस्टर बनाया, अच्छे पोर्टफोलियोज दिए, लेकिन बात वहीं आके रुकती है कि आपकी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको नहीं लगेगी किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट में, किसी भी पार्टी में। और वीरेंद्र सिंह जैसे आदमी को, जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं अपनी बात को बोलता था, और कहीं ना कहीं मतभेद होते, मेरे मुख्यमंत्री से मतभेद होते और पार्टी के कुछ विषयों पे मैं बात करता, तो मैं खुल के बात कर, यहाँ तो बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा आपको। यानी आप ये समझिए कि यहाँ रहने का मतलब ये है कि विचारधारा के रूप में आप पूरे तौर पे किसी भी सवाल को उठा नहीं सकते। यानी अभिव्यक्ति नाम की चीज़ ना हो तो वो प्रजातंत्र कहाँ, उस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी कहाँ? और यही कारण है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि मुझे समय क्यों लगा, समय में मेरे को इसलिए लगा कि मैं ये नहीं चाहता था कि लोगों में मेरी ये चर्चा हो, और इसलिए मुझे सोचना पड़ा और लंबे समय तक सोचना पड़ा कि क्या मैं बाहर निकलूँगा। तो अब आपने कहा कि आपको तो सभी सुविधाएं थी, सुविधाएं के होते हुए वीरेंद्र सिंह किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा था। इस देश का अकेला बीजेपी का एक इम्पॉर्टेंट लीडर किसान के संघर्ष के साथ खड़ा हो, तो मुझे नहीं डर लगेगा कि मेरी सुविधाओं से मैं वंचित हो जाऊंगा। जब हमारी लड़कियां हरियाणा की ज़्यादातर उसमें, और वो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने दुनिया में इस देश की चाहे मेडल लेने की बात थी, चाहे महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात थी, उनको अगर तकलीफ हो, और वीरेंद्र सिंह इसलिए कि भाजपा में बोलने की इजाज़त नहीं, मैं चुप बैठूं, मैं नहीं बैठा। घुटन महसूस हुई आप? घुटन नहीं, मैं गया वहाँ उन लड़कियों को और उनके कैंप में मैं गया, उनके एजिटेशन में मैं बैठा। तो ये बातें आप ये मान के चलें कि अगर मुझे सिर्फ सुविधाओं का ख्याल होता तो मैं ये क्यों करता, और आज मैं कांग्रेस में क्यों होता, विचारधारा के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और जो उनकी पद्धति है, जिसको सुशासन कहते हैं, वहाँ तो शासन ही नहीं है, सुशासन की तो बात छोड़ो। लेकिन बीजेपी कहती है कि यही तो हमारा प्लस पॉइंट है कि डेकोरम है, पार्टी में एक डिसिप्लिन है। कांग्रेस में इसीलिए तो गुटबाजी है, डिसिप्लिन नहीं है, कांग्रेस इतनी बिखरी हुई है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो लगता है कि पार्टी आला कमान का कोई कंट्रोल नहीं है, गुटों में बिखरी हुई पार्टी है। ये आपकी यानी कहने की बात है कि ग्रुप हैं, बिखरी हुई है। आप समझें 140 साल पुरानी पार्टी जिसने लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, और आज़ादी के बाद 76-77 साल में कम से कम 60 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी जो होगी, उसमें एमएलएज भी बने होंगे, एमपीज भी बने होंगे, मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। लंबे समय तक जो राजनीति करता है वो राजनीतिक तौर पे अपने आप को स्थायित्व देने के लिए, कहीं ना कहीं अपने साथियों को साथ जोड़ने के लिए वो इतना सक्षम होता है कि वो हर समय इस कोशिश में हो कि मेरी पहचान मेरे साथियों के साथ यूं ही बनी रहे। उसको आप कहेंगे कि तो धड़ों में बटी हुई है, ये तो ग्रुप हैं। चौधरी साहब, ये तो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मुझे लगता है। नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अपॉर्चुनिटी भारतीय जनता पार्टी के तो अभी 10 साल हुए ना। अगर कहीं गलती से 20-30 साल इनको मिल जाए तो इनके बेटे नहीं आएंगे क्या राजनीति में, इनकी बेटियां नहीं आएंगी क्या? और ये सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं, हमारा मुल्क तो फिर भी एक पद्धति है परिवार में, और जिसको अपना हीरो मान लेते हैं उसको मानते रहते हैं। दूसरे मुल्कों में जहाँ प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र भी लेफ्ट पार्टीज, क्यूबा का नाम सुना होगा आपने। क्यूबा में जो उनके राष्ट्रपति थे, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनका भाई, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष रूप से सत्ता के
गलियारों में अपनी हैसियत रखते थे। और इसमें ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नहीं। लेट द टाइम कम when BJP would realize that now there is a simmering campaign among our leaders. वो तो मौजूदा हालात में देखने को मिल रहा है। अभी जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे भाजपा के नेता अपने बच्चों के लिए टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं, इसीलिए तो सवाल भी उठते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपका धड़े की बात है वो कोई मायने नहीं रखती। वो मैं हूं या मेरे समक्ष और कोई है, तीसरे हैं, चौथे हैं, हम अपने जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको सत्ता में और सत्ता से बाहर भी ये ज़रूर प्रयास करते हैं कि हमारा जुड़ाव उनसे बना रहे। और जुड़ाव बनाने के लिए हमें को प्रयासरत होने का मतलब गुटबाजी नहीं मानते। मौजूदा हालात में हरियाणा में चुनाव हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस को? क्योंकि बातें तो उठती हैं कि अलग अलग हैं। हुड्डा जी के साथ आज के दौर में रिश्ते किस तरह से? इस हरियाणा का मतदाता 70% से अधिक मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। वो चाहता है कि इनको सत्ता से दूर किया जाए। दूसरी तरफ उस कौन पार्टी है जो सत्ता से बाहर करे? तो आपके सवाल का जवाब है कि ओवर कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट होने का मतलब इस हरियाणा के अंदर आज के दिन कांग्रेस को छोड़ के विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसका सही स्वरूप चश्मे लगा के भी देखो तो धुंधली नज़र आती हैं। चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे आप पार्टी है, चाहे बीएसपी है, और भी कोई हो, वो एक रावण की पार्टी है। इनका कोई there is no one to ready to see that there is something in this part। इसलिए वो 70% मतदाता कांग्रेस इस बात में सक्षम होनी चाहिए कि क्या हम ऐसी तैयारी के लिए जुटे हुए हैं कि वो 70% को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ सकें। दूसरी तरफ जुड़ने का कोई जगह नहीं है। आपके जवाब में ही सवाल है कि क्या कांग्रेस इस वक्त इतनी तैयार है कि उस 70% को आपके हिसाब से जो इनसे विमुख हो रखा है उसको जोड़ने में इस वक्त सक्षम है? क्योंकि कैंडिडेट्स सिलेक्शन, टिकट्स का वितरण सही तरह से, और आपसी जो खींचतान है, और फिर तैयारी, ये सारे पैरामीटर्स उसी पर हैं। खींचतान का तो कोई मतलब आप ये समझे कि उससे कोई वो टिकट वितरण तक ही खींचतान है। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा कि कितने 70% में आप उनको अपने तरफ लगा सकोगे। देखिए बात ये है कि कांग्रेस पार्टी, ये कोशिश सिर्फ कांग्रेस पार्टी के माध्यम से नहीं होगी, उस मतदाता की भी कोशिश है, क्योंकि उसने भी मन बनाया हुआ है कि कैसे हराएं, और कैसे हराएं तो कांग्रेस ही है हराने में एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जिससे उनको उम्मीद है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस परिवारवाद के बात करते ना बीजेपी, आज आप पता नहीं कहाँ तक इस बात से सहमत हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन, मेरा अपना अनुभव ये बोलता है कि राहुल गांधी जी ने एक परिस्थिति पैदा कर दी है जब उन्होंने 2 बड़ी यात्राएं की, एक पैदल चल के की 3400 किलोमीटर की, और एक उससे भी ज़्यादा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी से। गुजरात में गए, वहाँ भी लाखों की भीड़। बॉम्बे के अंदर अपनी रैली का समापन करें, उसमें कई लाख लोग जुड़ते हैं। तो आज गांधी परिवार जिससे कि पीड़ित है भाजपा, इसीलिए परिवारवाद का नाम लेती है। ये परिवारवाद उनके परिप्रेक्ष्य में कोई सभी राजनीतिक लोगों का नहीं है। उनको नज़र आता है कि ये जो परिवार है इसके साथ लोग जुड़ते हैं, और जहाँ लोगों में कमी आई थी कांग्रेस में भी कमी आई। जब राहुल गांधी ने ये शुरू किया तो एक और नज़ारा था कि उस परिवार की हैसियत ये है आज सारे देश में, जिसको हम पैन इंडिया अट्रैक्शन बोलते हैं, वो साबित हुई, और साबित हुई लाखों की संख्या में। और फिर ये भी साबित हुआ
कि यही पार्टी है, और पार्टी ने भी एक अनुभव के आधार पे एक सही फैसला लिया कि आज हमें बीजेपी से लड़ना है तो इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, दूसरी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा, और बड़े नेताओं के साथ मिलके इस सोच की पार्टी, जिस सोच को लेके ये चल रहे हैं और हमारे इतने बड़े मुल्क के लिए ठीक नहीं है, एक साझी लड़ाई लड़ी जाए। और उसमें आज की हालत ये है कि प्रधानमंत्री जी को इस बात की तकलीफ, लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि मैं 2.5 घंटे बोला, मेरे को बोलने नहीं दिया। यही तो है विपक्ष। अगर आप अनाप शनाप 2.5 घंटे नहीं 5 घंटे भी बोलते रहो और कोई सामने से कोई बोलने वाला ना हो, तो वो सही परिधि में नहीं आता कि ये यहाँ प्रजातंत्र में विपक्ष एक मजबूत पार्टी है। आपने बिल्कुल सही कहा, विपक्ष अगर इकट्ठा हो, विपक्ष मजबूत हो तो डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। बात फिर से हरियाणा की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम चुनाव में, ये जो राज्य है जा रहा है, आप यहाँ की राजनीति से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कितनी एकजुटता है। किरण चौधरी बहुत से इल्ज़ाम लगाकर अभी अलग हो गई। आपका एक मैं बयान देख रही थी कि किरण चौधरी अगर मेरे से बात करती तो शायद मैं उन्हें जाने भी नहीं देता। आपने इस तरह का एक बयान भी दिया, लेकिन उसके बावजूद शैलजा अलग दिखती हैं, हुड्डा अलग दिखते हैं। एकजुटता वो दिखती क्यों नहीं? और फिर कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं खुद कहते हैं कि टिकटों के बाद सबसे ज़्यादा अगर खतरा होता है तो भीतरघात का होता है, और ये कांग्रेस में सबसे ज़्यादा होता है। बीजेपी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम संगठित हैं, हम ज़्यादा रेगुलेटेड। ज़्यादा रेगुलेटेड का मतलब हम बोल नहीं सकते। अब वो दिल का दर्द आप बता सकते हैं। नहीं, ज़्यादा रेगुलेटेड का मतलब ये कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, फिर भी वी आर गुड साइलेंट स्पेक्टेटर। और हम प्रजातांत्रिक ढांचे में ये नहीं पहचाने जाते कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता हैं। ये एक बहुत बड़ा डेफिशिएंट है, एक बहुत बड़ी वीकनेस है भारतीय जनता पार्टी में। आप देखना कि उनका वर्कर कागज़ पे हो सकता है लेकिन वो सक्रिय नहीं है। इसलिए सक्रिय नहीं है कि उसकी रिकॉग्निशन नहीं, उसकी पहचान नहीं, और उसका जो परिश्रम है उसको कोई यानी कोई पारितोषिक नहीं, कोई उसको इनाम नहीं इस बात का। कांग्रेस में है, कांग्रेस में है, और कांग्रेस में इसलिए है कि वर्कर बोलने की आज़ादी रखता है। और आपने कह रहा कि आप ये कह रहे हैं कि बोलता है तो इनडिसिप्लिन नहीं। ये सबसे बड़ी एक खासियत, एक विशेषता है किसी भी प्रजातंत्र ढांचे में कि वो अगर बोलने में आप विचारों के आदान प्रदान की स्वतंत्रता रखेंगे। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रूस में क्रांति हुई 1917 से लेके, और 70 साल तक उन्होंने लगातार राज किया। जैसे कम्युनिस्ट सिस्टम है उस सिस्टम था, और रूस दुनिया की जो 2 बड़ी पावर थी, शक्तियाँ थी, उनमें एक था। लेकिन बोलने की आज़ादी ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम को इतना खोखला बना दिया कि आज 17 मुल्क हैं। टूट गया यूएसएसआर, आज सिर्फ रूस बचा है, 17 मुल्क अलग हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखें, जहाँ इतना धर्म है, इतनी जातियाँ हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने कस्टम हैं, इतने पहनावे हैं, इतने खाने के अलग अलग तरीके हैं। इस देश को, 140 करोड़ के देश को अगर साथ चलना पड़े, इकट्ठा रहना पड़े, मजबूत होना पड़े, तो इन चीज़ों की स्वतंत्रता अगर रहेगी तो देश, जैसे हम बोलते भी हैं कि अगर हम इफ़ वी आर टू रिमेन यूनाइटेड, तो वो इंटेग्रिटी हमारी जो है वो बेशक अनेक भाषाएं हों, लेकिन इकट्ठा रहने के लिए हमारे को इकट्ठा सोचना भी पड़ता है। और यही चीज़ है कि सोचने के लिए आप सुनने लायक हों, सुनाने लायक हो कोई हो तो फिर सुन सकोगे। तो ये है। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर घर की लड़ाई या फिर एक दूसरे पे खुल के लांछन लगाना, और इसका परसेप्शन लोगों के बीच में क्या जाता है कि घर अगर कमज़ोर है तो वो प्रदेश को किस तरह से संभालेंगे, अगर आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं तो शायद ये राजनीतिक की का ही कोई एक दृष्टिकोण होगा जिस तरीके से आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, आपने जैसी व्याख्या की, ऐसा नहीं है कि
लांछन लगाना किरण चौधरी ने खुले तौर पे लगाए हैं कि हमारी नहीं, सुनवाई नहीं होती थी, इसीलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। आप बीजेपी में आएंगे तो फिर बीजेपी की भाषा तो बोलेंगे ना। लेकिन किरण चौधरी ने कभी ये भाषा का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया। जब वो गई हैं तो अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए, तो ये कोई दलील नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि फिर भी किरण चौधरी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा। आपको पता ही होगा जिस दिन वो पहली मीटिंग में गई, तीसरी दर्जे की उसमें बैठा के रखा। ये तो तब है जब चुनाव आने वाला है। लेकिन राज्यसभा तो भेज दिया। अजी राज्यसभा एक कमिटमेंट थी, वो पूरी करने के बाद फिर कहाँ बैठाएंगे, कौन सी सभा में, वो देखना आप। आप ये ज्यादा आप बेटर रोशनी डाल सकते हैं। मैं रोशनी डाल रहा हूँ क्योंकि आप 10 साल रह के आए हैं। तो मैं इसीलिए मैंने आपने जो कहा कि आपने ये कहा कि वो मेरे से अगर मिल लेती तो मैं उनको नहीं जाने देता, मैं बताता उनको। मैंने कहा कि मैंने इस पार्टी को देखा, सुनते थे कभी, लेकिन मैंने देखा है अब। और मैं सही तौर पे ये कहता हूँ कि जिस विचारधारा को लेके चलते हैं, ये हमारे देश में प्रजातंत्र को एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा कि धर्म के नाम पे जातियों को बांट के हरियाणा में यही तो कमाल है। आज हरियाणा में जिस स्थिति का ये मुकाबला कर रहे हैं वो हमारी कल्चर का नतीजा है कि यहाँ हर बिरादरी के भाई को और किसी धर्म से उसका ताल्लुक हो, हमारे को इकट्ठा रहना सिखाया है। और ये इकट्ठा रहना तोड़ने की कोशिश करने वाले की कभी अभी कोशिश की थी पिछले साल, नूह के अंदर यात्रा निकालने की, धार्मिक यात्रा, और उसका सीधा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो पुलिस इंक्वायरी हैं, जो FIR दर्ज हुई हैं, उनमें देखो हथियार लेके चलने के लिए और ये उकसाने के लिए कि आज देखेंगे क्या हुआ, कि वहाँ की 36 बिरादरी की जो पाल बोलते हैं पंचायतें इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा खबरदार, हमारे को बांटने की कोशिश मत करो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की यात्रा में कहते हैं इट वाज मोस्ट डिसिप्लिन्ड सॉर्ट ऑफ यात्रा। तो ये हमारी सोच का नतीजा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात कर लूँ, आपने बीजेपी पे काफ़ी रोशनी डाली, क्योंकि अब टिकटों को लेकर भी मंथन चल ही रहा है पार्टी का। ऐसे में ये कहा जाता है, आम जो परसेप्शन बनाई जा रही है कि कांग्रेस यानी भूपेंद्र हुड्डा या फिर दीपेंद्र हुड्डा, उसके अलावा कुछ नहीं। आप बड़े नेता हैं कांग्रेस के, क्या कहना है? ये देखिए, बात ये है कि ये भी आपने बनाया सारा। नहीं, मैंने नहीं बनाया, प्रेस कैसे ही बोल दे। अब भूपेंद्र हुड्डा ऑफ कोर्स वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अब CLP के लीडर हैं, और 10 साल बिना सत्ता में रहे भी वो इम्पोर्टेंट रहे हैं अपनी पार्टी में। लेकिन दूसरे नेता भी हैं, उनकी भी अपनी पहचान है। और मैं ये कहता हूँ कि किरण चौधरी रहती तो उनकी भी पहचान थी, वहाँ तो पहचान खोलेंगी, वो पहचान नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ तो 2, 3, 4, 5 नाम, दूसरी में तो एक और एक आधा 1.5 नाम है। बड़ी खूबसूरती से जब आपको घुमा दिया। तो राव इंद्रजीत अपनी पहचान खो चुके हैं, आप ही के साथी हैं, साथ साथ ही गए थे। और हो सकता है कि वो आप पहचान फिर से ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप 15 साल से MOS हैं और MOS और पोर्टफोलियो। फिर मैं तो खुद कहता हूँ कि राव इंद्रजीत भाई को वक्त है, वक्त आने पर बता देंगे हम कहाँ हैं। आप खुद कहते हैं कि मेरे को ट्रेजेडी किंग कहने में कोई गुरेज नहीं है, है ना? आपने 3 नाम भी गिना दिए, मैंने कहीं सुना। आपने कहा दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग थे, विनेश ट्रेजेडी क्वीन है, और मैं तीसरा ट्रेजेडी किंग अगर मुझे कहें तो इसमें मुझे। हाँ, ठीक बात है। वो फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग बोलते थे, हमें सियासत में ट्रेजेडी किंग बोला जाता है। और विनेश फोगाट जो हैं वो स्पोर्ट्स की ट्रेजेडी क्वीन है। लेकिन आप खुद को राजनीति का ट्रेजेडी किंग क्यों कहते हैं? मेरे को? हाँ, उसमें कई चीज़ें हैं, और इस चीज़ का आपका सवाल अच्छा है
मैं ये नहीं सोचता कि मुझे कोई चीज़ हासिल करने के लिए अपनी कुछ जो मेरे अंदर बोलने की, शुद्ध बोलने की, साफ बोलने की, ईमानदारी से बोलने की बात हैं, उनको छुपा के बोल सकता हूँ छुपा के, लेकिन मैं मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं। आप हमेशा ही अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए आप फिर तो कुछ ना कुछ तो उसका टोकन आपको बैज मिलेगा क्या, वेदर यू आर ए ट्रेजेडी मैन और ट्रेजेडी। लेकिन हमेशा क्या इसलिए कि वो कुछ अधूरी ख्वाहिश राजनीति में, जहां आप खुद को देखते थे हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री की, वो एक अधूरी ख्वाहिश आज भी कहीं ना कहीं दिल में कचोटती? नहीं, ये देखो, कोई मेरे लिए, मैं तो जब फर्स्ट टाइम एमएलए बन के गया, मेरे दिमाग में तो उसी दिन से था कि मैं आई कैन बी चीफ मिनिस्टर, व्हाई नॉट। और मैंने उसके बारे में कोशिश भी की। और आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर राजीव जी रहते 91 में तो मैं ही होता। मेरे को फिर आप ट्रेजेडी किंग नहीं बोलते, फिर तो फॉर्चुनेट। आपकी बात पे दो लाइनें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। बात को आगे बढ़ाती हूँ। चौधरी वीरेंद्र, अभी उचाना से क्या देखते हैं? उचाना में चुनाव होएगा और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, और इतनी जीत होगी कि शायद जो मेरी सोच है उससे भी आगे हो। तो परिवार से कौन? परिवार से कौन उचाना में? बृजेंद्र सिंह जो अभी सांसद थे हिसार से लोकसभा के, और वही लड़ेंगे। और जैसे मैंने आज से 5 साल पहले कहा कि मैं राजनीति में तो रहूँगा, सक्रिय राजनीति में, लेकिन मैं चुनावी राजनीति में नहीं, चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। और इसीलिए वो जो आपका पिछला शेर था उसकी अहमियत कम हो गई है, क्योंकि मैं वो क्योंकि एक मुकाम ऐसा आ चुका है अब, तो डेफिनेटली अब ये तो अरमान निकले कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं फिर साफ तौर पे ये कहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सोची हैं हमारे राज्य के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारे युवा के लिए। आज आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हरियाणा के हर गांव में एक दौड़ लगी हुई है, कहीं से 100 बच्चे, 200 बच्चे, 250 बच्चे विदेशों में जाने के लिए। और जिस तरीके से वो जा रहे हैं, एक तो आप ये मान के चलिए कि मेरी खोज का ये हिस्सा कि एक विजिबल पॉवर्टी विच इज़ बीइंग सीन एज ए फ्यूचर पॉवर्टी, एक नई चीज़ उभर के आई है कि जो बच्चे, जिसके बाप के पास 5 एकड़ ज़मीन है, अगर 3 भाई हैं तो उनको 1.5 एकड़ भी हिस्से में नहीं आती, और उस खेती से वो क्या करेंगे, इसलिए उनका भी मन बना कि कहीं बाहर जाके कुछ कर लें। तो इसको रेगुलेट करने का सबसे बड़ा सरकार का ये फ़र्ज़ है कि अगर इस तरह का पलायन, मैं इसको पलायन नहीं कहता, दे आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो कोई उसमें पलायन इज़ नो वर्ड फॉर दैट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अब आने लगी हैं, और इसी से मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें नए सिरे से करने की ज़रूरत है। और हरियाणा में आप जैसे कह रही हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि नए लोग आएँ और दे शुड हैव सम विजडम, कैलिबर, क्वालिटी और कुछ कमिटमेंट। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो एक नई सोच पैदा हो जाएगी। इस बार आप मुद्दे क्या देख रहे हैं? एक तो मुझे ये बहुत नज़र आता है कि जब चुनाव होते हैं तो सबको ओबीसी पिछड़े नज़र आने लगते हैं। वैसे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन फिर पिछड़ों पे राजनीति होने लगती है। आप क्या कहेंगे? मैं तो देखो, ये बात ये है कि हरियाणा में तो मुद्दे 2-3 और ही हैं, और उन्हीं में सारा हरियाणा समा गया। एक तो एग्रीकल्चर, खेती, किसान का आंदोलन, और किसान के साथ दुभांत, यानी उनके साथ इंसाफ नहीं होता, हमारी भाषा में दुभांत बोलते हैं उसको, वो जो हुई है, यानी आप हैरान हो गए। किसान कहता है कि मैं किसी को भी वोट दे सकता हूँ, बीजेपी को नहीं दूंगा, और अभी नहीं कहता कि कभी भी नहीं दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़,
जो जिसको आप मुद्दा मानते हैं कि गवर्नेंस और सुशासन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ शासन ही नहीं करना आता, गवर्नेंस सुशासन की तो बात ही छोड़ो। और इस किस्म की ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है भारतीय जनता पार्टी की शासन करने की प्रणाली की, और वो उससे लोग दुखी हैं। और लोग दुखी होने का कारण इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये अपलोड कर दो, वो अपलोड कर दो, आपको नौकरी चाहिए तो अपलोड करके फॉर्म भेजो, मेरे को फॉर्म भरना नहीं आता, आप उसकी एक्सपर्ट हैं, मैं आपके पास जाता हूँ, 100 रुपया भी देता हूँ, फॉर्म भरवाता हूँ, और उसने एक टिक गलत कर दिया, मैंने क्वालिफाई कर लिया, सेलेक्ट हो गया, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने गया तो वो कहने लगे कि आपका तो ये, आपने तो इसमें भरा ही नहीं, ये टिक आपने गलत किया, दिस इज़ अनदर कैटेगरी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिस्थिति पैदा की है वो भुगतनी पड़ेंगी। आज का युवा इस बात से नाराज़ है कि आपने तो हमारा, यानी एक सोच कि मैं नौकरी लग गया और फिर आखिरी वक्त पे कहे नहीं नहीं तुम्हारा एक टिक गलत हो गया। नहीं तो हम प्रोग्रेस की तरफ ना बढ़े, आपको लगता है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़े, बट वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू सी दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द चेंज। अब आपको, मैं खुद, अगर मैं आज मेरे को फॉर्म फिलअप करना हो और कहें कि अपलोड कर दो, मैं नहीं कर सकता। तो ये ऐसे नहीं होता, चीज़ें ऐसी होती हैं। टेक्नोलॉजी आएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस दुनिया में नहीं, भारत देश में तो बहुत तेज़ी से आई है, लेकिन उसको पहले लोगों को उसके प्रति जागृत करना पड़ता है। लोग, लेट द पीपल बी सेटिस्फाइड कि हाँ अब मुझे कोई वो नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक, मैं तो बीजेपी में था, मैं तो मुख्यमंत्री जी अपने खट्टर साहब को कहा, मैंने कहा भले आदमी हो, ये जो टेक्नोलॉजी है बुरी नहीं है, हम भी इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कैसे लागू करनी है सीख लो। लोग नाराज़ हैं। आप कहते हो कि किसान अपनी फसल की अपलोड कर दे कि कितना मंडी में बेच के आएगा। अगर वो 50 क्विंटल अपलोड करके भेजता है और अपनी ट्रॉली में 55 क्विंटल ले जाता है तो 5 क्विंटल नो, तुमने तो 50 भरे थे। ये चीज़ें गलत हैं। इन चीज़ों को बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। ये नहीं होता कि आप एक आदमी से वो कि ये तो 50 क्विंटल, मैंने उनको यहाँ तक कहा, मैंने कहा आपको अगर इलेक्शन लड़ना है और तीसरी बार बनना है तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। कहने लगे क्या? मैंने आपकी पार्टी की जो फिलॉसफी है ना, उसको एक बंद बस्ते में रख दो और इलेक्शन की स्ट्रेटजी चलाओ। कहने लगे कैसे? मैंने कहा फॉर एग्जांपल हरियाणा में आप किसानों को कहो कि आज तक 83 लाख टन मैक्सिमम गेहूं की परचेज की है हमने, अगर 1 करोड़ भी आएगी तो हम परचेज करेंगे। दे वुड बी ऑल नोइंग कि हाँ ये बात है। आप इस बात के लिए तैयार नहीं, आप 5 क्विंटल फालतू लेके क्या उसको कहते हैं हम नहीं लेते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हरियाणा में इन्होंने, मैंने अभी कहा सुशासन ने शासन ही नहीं करना आता। अब आपने मनोहर लाल खट्टर का जिक्र कर दिया, तो उनके टेन्योर को और अभी फिर लास्ट में सीएम बदल दिए गए, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो ऐसे है कि कई बार प्लेयर इंजर्ड हो जाता ना, तो जो बेंचर होते हैं ना उसको एक्स्ट्राज, तो उसमें से लाना पड़ता है। और उससे कोई ये थोड़ा कि अगर आप हार रहे हो तो वो जिता देगा, या वो जीत रहे हो तो आप हार जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो चेंज है, ये भी कोई शासन करने का तरीका नहीं आता। अगर करना था तो 1 साल 1.5 साल पहले करते। ये नहीं है कि आप की पिटाई हो गई और फिर पिटाई होने के बाद आप कहते हो कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, गलत है। ऐसा नहीं। अब लोग तो 6 महीने पहले अपना मन बना लेते हैं कि हमारे को तो अब की बार ये करना है। वो मिनिस्टर बदलने से, मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो बदलने से, चीफ मिनिस्टर बदलने से, अफसरों के तबादले करने से कुछ नहीं होता। परसेप्शन जब बन जाएगी फिर मौज करो। अब कांग्रेस मौज कर रही है क्योंकि परसेप्शन बन गई, वो उदास हैं क्योंकि परसेप्शन बन गई, अब वो मौज नहीं कर सकते। बात वही है मेरी, क्योंकि अब वक्त की कमी है।
आपने कहा परसेप्शन बन चुकी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जहाँ तक लोगों की बात है वो कैंडिडेट की तरफ ज़रूर देख के वोट देते हैं। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इस परसेप्शन मोड में, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कैलकुलेशंस गलत कर ली? देखिए जी, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में कोई, ये शब्द हैं, आप इनका उच्चारण कर रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं बताऊं कि जो होना था वो हो चुका, जो बिसात बिछनी थी बिछ चुकी, अब उस पर कुछ भी नहीं होना। आप ये मान के चलो कि कैंडिडेट भी, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि तेरे कैंडिडेट अच्छे ना हो, कोशिश होती है, कई बार उस कोशिश में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस अब की बार अच्छे कैंडिडेट उतारेगी। और मैं ये भी बताऊं कि हम सब मिल के उतारेंगे उनको। आप ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि सब कैंडिडेट, ये विचार है, प्रेस में भी आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, नहीं, वो भी हमारे साथ ही हैं। आज भी मैं मिलूंगा, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम पार्टी के लिए हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और कहीं शैलजा जी लगी हुई हैं, वो अपनी रैलीज़ हैं, उसका भी एक असर पड़ता है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है, मैं आपको भी बता दूं कि जो हमारी शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और वहाँ हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये वैसे ठीक है कि आप के टेलीविज़न में भी और अखबारों में भी ऐसी ऐसी खबरें नहीं आएंगी, तो फिर देखेगा कौन पढ़ेगा? नहीं, खबरें राजनीतिक गलियारों से आएंगी तभी तो हम दिखाएंगे, वरना हमारे पास कहाँ से आ जाएंगी? राजनीतिक गलियारों से तो अब जैसे आपने कहा कि धड़े हैं, आप मेरी व्याख्या करो, आपको लोग सुनेंगे, कहाँ भाई ये तो कोई नई चीज़ आई, करो तो। चलिए, आपने कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्शन पॉलिटिक्स से तो दूर रहूंगा, तो आने वाले टाइम में अगले इलेक्शन पॉलिटिक्स, इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिक्स से आप दूर रहेंगे, लेकिन लड़ने वाली नहीं, लड़ूंगा नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, लेकिन राजनीति के में बरकरार रहेंगे। बरकरार। और आपको भी कोई नजर आए ना कि इसको थोड़ा सा कुछ सुना दो, वो भी सुना दूंगा। तो आप सुनाई दीजिए, क्या सुनाना चाहते हैं बिफोर आई क्लोज माय इंटरव्यू? कुछ तो है जो आप कहना चाह रहे हैं, तो आप कह ही दीजिए। कुछ नहीं, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका बेसिक सवाल था ना चीफ मिनिस्टर वाला, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप ना भी बने तो बनते हुओं को अगर आप मदद करें। मैंने 4 चीफ मिनिस्टर मेरी अपनी कलम से बनाए हैं कांग्रेस के, और मुझे इस बात की खुशी है। बल्कि लोग कहते हैं यार तो नहीं बनवा गया तो कोई, लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी व्यवस्था हरियाणा की राजनीति में करें हम कायम, जिससे कि लगे कि हरियाणा में अब जो सोच है वो बड़ी मैच्योर है, वो पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठ के है, लोगों के लिए है, यूथ के लिए है, खेती के लिए है, किसान के लिए है, अग्निवीर को भी खत्म करने के लिए ये है। लेकिन आप ही का एक बार बयान था बहुत साल पहले कि राजनीति में कोई भाड़ झोंकने थोड़ी ना आता है, राजनीति में तो लोग राजनीति करने आते हैं, एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड राजनीति भी उसी का एक हिस्सा है। तो आज जब हम बातें करते हैं विचारधारा की, लोगों की, थोड़ा अटपटा दोहरे मापदंड नहीं लगते? नहीं, अलग अलग नहीं है। हाँ, आप अपनी विचारधारा को अगर आप कैपेबल हो तो लोगों तक पहुंचाओ, और पहुंचाने के लिए लोग भी, दे आर दी बेस्ट जज। वो कहते हैं कि ये जो कह रहा है ये दिल से कह रहा है, इसकी बात में ज़्यादा दम है, और कोई लोग इतने भी मुंह से बोल रहा कुछ लिए। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने का। ये थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, हमेशा ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज भी दिल से अपनी खुलकर बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की हैं। आने वाले समय में राजनीति की इस बिसात में चौधरी बीरेंद्र किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये देखना यकीनन बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।